जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। यूएस और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर है, वो काफ़ी समय से चल रही है और ट्रेड को लेकर वॉर चल रही है। जो ये कोल्ड वॉर है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अमेरिका ने जो सबमरीन्स हैं, इनफैक्ट कहना चाहिए जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक पोज़ीशंस पे प्लेस किया है रशिया के नज़दीक। और इसका क्या मतलब निकलता है और कैसे-कैसे ये जो कोल्ड वॉर है वो लगातार डीप होती जा रही है, एस्केलेट होती जा रही है। और ये जो कोल्ड वॉर है सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि जिस तरह से ट्रेड टिफ चल रहा है अमेरिका का विद चाइना और इंडिया, इससे ये जो चीज़ें हैं वो लगातार और गहराती जा रही हैं। क्या कुछ असर इस न्यूक्लियर सबमरीन की पोज़ीशनिंग से रशिया पे जो आता है उससे जो भारत है उस पर क्या असर पड़ता है? कई सारे बड़े सवालों के साथ हाज़िर हैं और इस पर जवाब तलाशेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अमर जी। जय सिया राम। उमेश जी, यूएस के न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया के पास डिप्लॉय करने से इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है क्या? देखिए, अमेरिका ने बार-बार चेतावनी दी है रशिया को कि आप अपना जो ये यूक्रेन का वॉर है, वो इमीडिएटली खत्म कर दीजिए। पहले उन्होंने 50 दिन की वार्निंग दी थी। अभी उन्होंने हुँ, 3-4 दिन पहले बोला कि 10 दिन का टाइम है। अगर आपने 10 दिन के अंदर नहीं किया, तो आपकी जो कंट्रीज़ है, सहायक कंट्रीज़ है, जो आपसे तेल रहती है, हम उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। और अगस्त 8 का समय दिया। और आपने देखा है कि कल उन्होंने भारत के ऊपर 25% ट्रेड टैरिफ लगा दिया है, प्लस एडिशनल पेनल्टी की बात की है। अब जो हुँ, अमेरिका की जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ डिटरेंस। मतलब आप समझ जाइए कि अमेरिका के अगेंस्ट अगर कोई भी पावर अपनी उसकी चुनौती को चैलेंज करता है, तो अमेरिका शो ऑफ स्ट्रेंथ करने से नहीं चूकेगा। और उसने बता दिया है कि कैसे ईरान के ऊपर उन्होंने अपने बॉम्बर्स, मतलब 7 बॉम्बर्स उन्होंने वहां पे भेजे और एक तरह से 1,90,000 किलो का बॉम्ब उधर डाल के एक पूरी ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है उसको तबाह कर दिया था। सिमिलरली वो रशिया के पास भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपके जो धमकी है उससे डरने वाले नहीं है। कुछ दिन पहले कल ही रशिया के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, आंड्रे मेडवेडेव, उन्होंने ट्रम्प को एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर आपने रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, तो रशिया के पास सोवियत एरा का एक डेडली वेपन है जिसके द्वारा अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद भी वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और उसको उसने डेड हैंड बताया। अगर ऐसा है कि ये डेड हैंड तब एक्टिवेट होता है अगर बाई चांस रशिया की धरती पे न्यूक्लियर वेपन्स से डेटोनेट होता है और कमांड उनको वापस कमांड सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देगा जिससे अमेरिका को भी तबाह कर सकते हैं। इससे गुस्सा हो चुके ट्रम्प ट्रम्प को एक तरह से लग रहा है कि अब उन्हें अमेरिकन पावर और अमेरिकन शक्ति बताने की जरूरत है। इसके लिए बताया जा रहा है उन्होंने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशियन कोस्ट के पास रख दी है। और उन इसके अंदर बताया जाता है कि उधर उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और ये जो हुँ, 2 सबमरीन्स हैं, एक तरह से लंबे टाइम तक ये समुद्र के नीचे भी रह सकती हैं। और ये स्टेल्थ सबमरीन्स हैं, तो इनविजिबल होती है रडार से। तो हुँ, आप ये देखिए कि जो उनके वॉर ऑफ वर्ड्स है बिटवीन मेडवेडेव और ट्रम्प, इट हैज नाउ एस्केलेटेड इनटू अ न्यूक्लियर शोडाउन। मतलब हुँ, कोल्ड वॉर एरा की याद दिला रहे हैं। एक तरफ से आपको याद होगा क्यूबन क्राइसिस हुआ था। क्यूबन 1962 में हुआ था, जिसमें एक फॉल्स अलार्म लगा था कि शायद कोई कंट्री दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, तो सारे न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। टाइमली उसको अवॉइड कर दिया गया। अब एक तरह से आप ये देखिए कि ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, इसके कारण सब लोग अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है सब दिखाने के चक्कर में आ चुके हैं। अमेरिका भी अपनी जो फोर्स है, अपना जो वेपन सिस्टम्स है, वो वर्ल्ड को दिखा रहा है। अर्लियर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड करते थे,
वो दिखा देते कि जब ज़रूरत होगा तब यूज़ करेंगे। ट्रम्प की पॉलिसी ऐसी है कि ट्रम्प दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी बात एक तरह से सबको मानना पड़ेगा। पुतिन उनकी बात मानते भी नहीं है, ट्रम्प ने उमेश जी, उनको एक बार-बार सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि रशिया और यूएस के बीच में टेंशन, अगर ये वाली टेंशन बढ़ती है इंडियन ओशन रीजन में, जो सिक्योरिटी है उसको वो कैसे इफेक्ट कर सकता है? क्या इंडिया को अपनी जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो वो सबमरीन प्लेस कहाँ हुई है, वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। लोग बोल रहे हैं या तो आर्कटिक ओशन में उन्होंने प्लेस किया है या तो उन्होंने मेडिटेरियन में प्लेस किया है। कहीं न कहीं वो रशिया के जो क्रिटिकल सिस्टम्स है, उसको टारगेट करे, उसके पास ही करेंगे। इंडियन ओशन रीजन में भारत एक तरह से अपनी जो बादशाहत है वो बना के रखना चाहता है और अमेरिका चाहता भी नहीं है कि उधर कोई चाइनीज आए और रशियंस तो इंटरेस्टेड भी नहीं है। रशिया अपना आर्टिक में देखने के लिए तैयार है और अमेरिका का जो फोकस है वो साउथ चाइना सी में है और आर्टिक में। तो सब लोगों का अलग-अलग इंटरेस्ट है और अमेरिका और इंडिया के बीच में ऐसा कोई इंडियन ओशन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके इंडिया को ऐसा अगर अमेरिकन सबमरीन्स अगर इंडियन ओशन रीजन में भी आ जाते हैं तो हमें घबराने वाली बात नहीं है। पर रशिया को ज़रूर प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रशिया ये जो सबमरीन्स रहेंगी, वो कभी भी रशिया को अटैक कर सकती है। और 8 तारीख को आपको मालूम है कि एक तरह से ट्रम्प ने डेडलाइन दे दी है और लोग जो बोल रहे हैं कि ट्रम्प हमेशा अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो दिखाना चाहेंगे कि वो पुतिन से एक तरह से लोहा ले सकते हैं। देखिए, पुतिन ने सक्सेसफुली 3 साढ़े 3 साल हो गया यूक्रेन युद्ध को, वो चलाते जा रहे हैं। उन्होंने कीव पे अभी बमबारी भी चालू कर दी है। कहीं न कहीं ये युद्ध कहीं कौन से मतलब एक तरह से स्टेलमेट हो चुका है, कोई इसका नतीजा नज़र नहीं आ रहा है। और अमेरिका चाहता है और डोनाल्ड ट्रम्प का एक सपना है कि उन्होंने अपने कैंपेन के टाइम पे बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते, तो ये युद्ध ही नहीं होता और अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएँगे तो 24 घंटे में युद्ध बंद करा देंगे। पर आज डोनाल्ड ट्रम्प को आके भी 6 महीने हो गए और वो ये युद्ध बंद नहीं करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी साख पे फ़र्क पड़ रहा है। तो उसको बचाने के लिए वो पुतिन से उन्होंने बातें भी की, उनसे उनको समझाने की भी कोशिश की पर रशिया मानने को तैयार नहीं है। रशिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि आप यूक्रेन को आप नेटो के अंदर नहीं लोगे और उसको आर्म करना बंद करो। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। अब यूरोप ने जिसने यूक्रेन को सहायता दी है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको मालूम है यूरोप ने एक तरह से अभी हथियार वो अमेरिका से ले रहे हैं और यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अमेरिका और रशिया हाँ, एक वहाँ पे ग्रिडलॉक जैसी स्थिति हो चुकी है अंबर जी। तो अब ऐसा है कि वहाँ पे अब दोनों जने ने न्यूक्लियर एसेट्स को दिखाना चाहते हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को दिखाना चाहते हैं, सेकंड स्ट्राइक्स कैपेबिलिटी को भी दिखा रहे हैं। और ये जो सबमरीन्स है ये अमेरिका की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और हम्म। उसको उसको एक तरह से चुनौती दे रहे हैं और मेडवेडेव ने कल बोल दिया है कि रशिया के पास भी एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने स्ट्राइक किया और पूरी रशियन इकोनॉमी को भी आप खत्म कर देते हो, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देते हो, तो हम्म। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और काउंटर स्ट्राइक करेंगे और सीधा अमेरिका को भी खत्म कर देंगे। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गया और जी। मेडवेडेव ने ये भी बोला है कि हम ईरान को भी न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है वो भी हम दे देंगे। जी। उमेश जी, अब मैं ये जानना चाहूँ कि यूएस रशिया के बीच ये कोल्ड वॉर स्टाइल स्टैंड ऑफ है, इसके बीच में इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेसी को कैसे बैलेंस करे, क्योंकि अ, असर भारत पे जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इंडिया यूज्ड टू एन्जॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो एक तरह से ब्रिक्स में रह के भी अपना काम कर रहा था, क्वाड में रह के हम्म। भी काम कर रहा था, G7 में भी और G20 में भी सब जगह से बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ले रहा था। डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद वो एक ही चीज बोल रहे हैं, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। अब वो इंडिया को बोल रहे हैं कि आप एक काम चुन लीजिए, आइदर आप रशिया के साथ है या अमेरिका के साथ है। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है, हम अपनी सुविधा अनुसार हम सभी के साथ रहेंगे, हम रशिया के साथ भी रहेंगे, हम आपके साथ भी रहेंगे। और उन्होंने जिस हिसाब से आपने देखा है
कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत टाइम से इम्प्रूव भी थे, और ये जो 3-4 महीने हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से हुँ, खराब होना चालू हो गया। अब हुँ, अमेरिका जो है भारत को एक तरह से सबक सिखाना चाहता है, और इसके लिए भारत को बार-बार ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने क्लियर कट उनको इग्नोर करना चालू कर दिया है, और टैरिफ और सैंक्शंस लगाने के बाद हम रशिया के साथ और भी डीपर एंगेजमेंट कर रहे हैं। बट ऐसा जी। नहीं है कि हम अमेरिकन जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके अगेंस्ट कुछ भी अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं या अमेरिकन को टॉन्ट मार रहे हैं। हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे वी कैन डू। और अभी आपको मालूम है अगस्त 7 को वापस ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है, तो कहीं ना जी। कहीं उस दिन शायद एक इंटरिम ट्रेड डील हो जाएगी। अमेरिका को भी एक फेस सेविंग मेजर चाहिए, तो वो भारत को फोर्स कर सकता है कि रशियन तेल थोड़ा कम करके आप हमसे तेल ले लीजिए, हम भी आपको सस्ते में दे देंगे। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हमको अगर डिस्काउंट दोगे तो हम आपसे ले लेंगे। उमेश जी, अब जबकि हम देख रहे हैं कि यूएस रशिया टेंशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में जो क्वाड अलायंस है भारत का यूएस के साथ, उस पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, क्वाड अलायंस, क्वाड टेक्निकली डेड हो चुका है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी औचित्य नहीं रह गया चाइना को काउंटर करने के लिए। वो अमेरिका चाइना के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना भी चाहता है, चाइना को कंट्रोल करना चाहता है, और चाइना के साथ वो अलग से एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स में उसकी एक प्रतिस्पर्धा चालू हो गई है। पहले जो अपने एलाइज को बोलता था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, जैसे साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, या ऑस्ट्रेलिया हुआ, उन सबको, ताइवान हुआ, इन सबको पहले वो न्यूक्लियर गारंटी देता था कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जैसा उनकी गारंटी होती थी कि अगर कोई हमला होता है एडवर्सरी नेशन से, तो वो उनको सपोर्ट करेगा। अब वो चीज खत्म हो चुकी है, और सारे नेशंस को समझ में आ गया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि क्वाड का कोई औचित्य नहीं रह गया है। एक तरह से आप समझ लीजिए, एक तरह से एनुअल कस्टमरी मीटिंग होगा, फोटोग्राफ्स और क्लिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर रहा है, और अपना खुद का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ रशियन एंड अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम मैरिटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उमेश जी, तो जो यूएस और रशिया जो नेवल मूव्स है, इससे क्या इंडिया को अपने वेस्ट कोस्ट और जो मैरिटाइम बॉर्डर्स हैं, उस पर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिस्क आ सकता है? देखिए, ऐसा कोई रिस्क मुझे नज़र नहीं आता है, और मेरा ये मानना है कि भारत सरकार अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके अभी बहुत चौकन्ना हो चुके हैं, और जिस हिसाब से सागर और महासागर इनिशिएटिव में वो कोस्ट गार्ड व्हीकल्स है, डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स है, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो एक तरह से समुद्र की परिक्रमा कर रहे हैं, और वहाँ पे एक अभी हम आपने देखा ही है कि कैसे हम फिलीपाइंस के साथ, हम उनके साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 4 तारीख को आपको मालूम है नेवल वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो भारत आने वाले हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति। हुँ। तो बहुत सारे समझौते भी होने की आशंका है, और मेरा ये मानना है कि भारत सरकार भारत के अंदर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट कर रही है, और क्रूज टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। अब हमारी जो ब्लू वाटर इकोनॉमी है, सस्टेनेबल इकोनॉमी, जिसमें फिशरीज होती है, फार्मिंग होती है, फिशरीज फार्मिंग, उन सब के ऊपर भी ध्यान लगाया जा रहा है। ये मेरा मानना है। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि जो 2 सुपर पावर के बीच में ये जो जंग है, और तो क्या इस सब के बीच में इंडिया के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनको भी इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ सकती है, या हमारे जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उसको मूव करना पड़ सकता है इनडायरेक्टली? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक और एक चीज़ है कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ये समुद्र में बहुत दिन तक रह सकती है। मतलब आप समझ लीजिए 6 महीने, साल भर तक बिना ऊपर आए, बिना अनडिटेक्टेड रहे रह सकती है। जो अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो चलती है, वो एक तरह से न्यूक्लियर सबमरीन है। तो मतलब साल 2 जितने दिन तक उनका ईंधन रहेगा, उतने दिन तक वो पानी के नीचे रह सकती है। तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं रहेगा अमेरिका को भारत की हेल्प के लिए, और रशिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी है कि उनके पास भी वैसे ही सबमरीन्स है। दोनों ही एक दूसरे, देखिए रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर वेपन्स है,
और अमेरिका के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे की शक्ति को जानते हैं, दोनों एक दूसरे की वीकनेस को भी जानते हैं, और ये एक तरह से सिर्फ एक पोस्टरिंग है, ये मेरा मानना है। बाकी इसके अंदर कौन ब्लिंक फर्स्ट करेगा, इसके हिसाब से बातचीत चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप भी अभी अपने आप को एक तरह से शक्तिशाली नेता पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा तो नहीं प्रतीत होता कि ये जो मामला है इतना एस्केलेट हो जाए कि इंटरनेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी फोरम में इसको ले जाना पड़ जाए, और अगर ऐसा होता है तो क्या वहां पर इंडिया की पार्टिसिपेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, और अगर हाँ तो क्या भारत की महत्ता रहेगी? कौन सुनने वाला है, आप सोचिए। अगर आपने लेके भी गए हैं तो यूएस और रशिया किसी की सुनेंगे? पुतिन किसी की सुनेंगे या ट्रम्प किसी की सुनेंगे, आपको लगता है? तो ये मोदी जी बस कौन सा देखिए, किसी की सुनते हैं? मोदी नहीं जी भी तो कुछ नहीं नहीं सुनते हो, कुछ सब। कुछ हम्म। कुछ नहीं होगा, ये एक तरह से पोस्टरिंग करते रहेंगे। आपने हमारी सबमरीन कर दी तो वो कल क्या करेंगे, क्यूबा के अंदर अपनी सबमरीन भेज देंगे, वो यूएस कोस्ट के पास भेज देंगे, या तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे देंगे। ये सब काम हो सकता है। तो आपने देखा कि मेडवेडेव ने वार्निंग भी दे दी है। अब ये एक तरह से नया आर्म्स रेस है, नया एक तरह से पोस्टरिंग है, ये देखने वाली बात है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो दो सुपर पावर्स हैं इनके बीच में जो ये स्टैंड ऑफ है ये कब तक चलता है, और जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको लेकर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शांति का वादा किया था अमेरिकन से, नॉट सिर्फ अमेरिकन से बल्कि पूरी दुनिया से, वो शांति जो उन्होंने समय सीमा तय की थी वो तो बहुत समय हो गया उसको बीते हुए, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो और ज्यादा हमने उसके बाद विपरीत जो उनके वादे थे उससे एस्केलेट होते हुए देखिए। आप देखते हैं कि रशिया यूक्रेन या फिर डायरेक्ट कहें रशिया और अमेरिका के बीच जो ये कोल्ड वॉर है वो कब तक चलता है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या और कब तक बना रहता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से काफी दुनिया पे जो इकोनॉमिकल इफेक्ट्स है वो काफी आए हैं, और उसके बाद भी हमने देखा है कि कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो देखते हैं कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में जो शांति की बात है वो कब तक निकल कर आती है। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।